ये कहानी 1990 के दशक की है। राजस्थान का हृदय माना जाने वाला अजमेर शहर, जिसमें 1990 के दशक में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। पूरी देश की रूह कांपने लग गई। ये पूरे भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था। और इसी की तर्ज पे केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी एक और फिल्म बनी है जिसका नाम है अजमेर 92। तो इस फिल्म की पूरी कहानी क्या है आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वैसे तो इस घटना को 3 दशक से भी ज्यादा समय हो गया, लेकिन एक बार फिर से ये घटना चर्चा में आई है क्योंकि अजमेर 92 फिल्म इसी के ऊपर बनी है। तो इस फिल्म की पूरी कहानी आपको मैं बताने वाला हूँ आज, तो बने रहिएगा आखिर तक इस वीडियो में। और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये बात है 1991 और 92 की। इस घटना की शुरुआत 1991 से ही हो गई थी। दरअसल अजमेर के जाने माने गर्ल्स स्कूल जिसका नाम है सोफिया गर्ल्स स्कूल, जब एक लड़की तेजी से भागती हुई उस स्कूल की तरफ जाती है, तभी उसके पास एक कार चालक कार रोक के पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतना तेज से क्यों भाग रही हो। तो वो लड़की उसे जवाब देती है कि आज मेरा बोर्ड का एग्जाम है और मुझे स्कूल जल्दी पहुंचना है। अगर मैं स्कूल नहीं पहुंची तो मेरा एग्जाम छूट जाएगा और मैं फेल हो जाऊंगी। तो वो लड़का उससे बोलता है कि अगर तुम्हें एतराज ना हो तो क्या मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल तक छोड़ सकता हूँ। वो लड़की इस बात पे राजी हो जाती है और उस गाड़ी में बैठ जाती है और वो लड़का उस लड़की को स्कूल तक छोड़ के आ जाता है। उसके 2-3 दिन बाद वापस उस लड़की की मुलाकात उस लड़के से होती है और ऐसा करके उन दोनों के बीच अब दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। कभी स्कूल के बाहर मिलते हैं, कभी चाय की दुकान पे मिलते हैं, कभी कॉफी शॉप में मिलते हैं, कभी घूमने जाते हैं साथ में। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन वो लड़का उस लड़की को बहला फुसला के उसे अपने गेस्ट रूम लेके चला जाता है। एक बात तो वो लड़की मना करती है, लेकिन उसके बार बार बोलने से वो लड़की मान जाती है। वो उस लड़की को गेस्ट रूम में लाके उसके साथ गलत काम करता है। उसके बाद वो उसकी कुछ न्यूड फोटो क्लिक कर लेता है और वो लड़की वहां से चली जाती है। और वो लड़का कोई आम आदमी नहीं होता, वो एक बहुत जानी मानी हस्ती होती है जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होता है। इसके साथ ही वो अजमेर की दरगाह के जो खादिम होते हैं उनके रिश्तेदार में से वो लड़का था। उसके बाद फारूक अपने 2 मित्र, जिनमें से एक का नाम नफीस चिश्ती होता है जो यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष होता है, उसके साथ ही एक जॉइंट सेक्रेटरी होता है जिनका नाम होता है अनवर चिश्ती। उन दोनों को वो फोटोग्राफ दिखाता है। जब वो दोनों उस फोटोग्राफ को देखते हैं तो फारूक से अनुरोध करते कि हमें भी इस लड़की से मिलना है, हमें भी इससे मिला दो। तो अगली बार वो लड़की जब आती है तो अब उसके साथ एक नहीं बल्कि 3, फारूक, नफीस और अनवर, ये तीनों उसके साथ मिलकर गलत काम करते हैं। वो उस लड़की को उस फोटोग्राफ के जरिए ब्लैकमेल करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम अपनी किसी फ्रेंड को हमारे पास लेके आओगी तो हम तुम्हारी फोटो को डिलीट कर देंगे और तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हें वापस यहाँ पे कभी नहीं बुलाएंगे। तो वो लड़की अपने आप को बचाने के लिए अपनी किसी फ्रेंड को उनके पास लेके आती है। जब वो लड़की किसी अपनी फ्रेंड को लेके आती है तो वो तीनों लड़के उस लड़की के साथ भी वैसा ही करते जैसा उसके साथ किया था। उसके साथ भी वो तीनों बलात्कार करते हैं, उसकी फोटो क्लिक करते हैं और उस लड़की को भी ऐसा ही बोलता है कि अगर तुम किसी अपनी फ्रेंड को लेके नहीं आई तो तुम्हारी फोटो को हम वायरल कर देंगे। तो वो लड़की भी उनके दलदल में फंस जाती है। ऐसा करके 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 सैकड़ों लड़कियां इस दलदल में फंस जाती है। और उस समय जो फोटो क्लिक की जाती थी वो रील कैमरा से की जाती थी। वहां पे ये डिजिटल मोबाइल वगैरह या कैमरा नहीं थे जिसमें फोटो आता दिख जाए। उसमें नेगेटिव फोटो आती थी, जो नेगेटिव किसी स्टूडियो में जाते थे, फिर वहां से वो फोटो डूब के या फिर धुल के वापस बन के तैयार होके आती थी। अब यहाँ पे फारूक उन लड़कियों को अपने गेस्ट हाउस पे बुला के उनकी फोटो क्लिक करके वहां पे स्टूडियो में देता था। स्टूडियो वाले उन फोटोज को तैयार करके वापस फारूक को देते थे। इसके साथ ही उसके जो वर्कर होते थे उन फोटो की कुछ डुप्लीकेट फोटो भी निकाल लेते थे, वो अपने पास रखते थे। अब तक जो सिलसिला उस फारूक के फार्म हाउस में होता था, अब वो सिलसिला यहाँ पे स्टूडियो के माध्यम से भी होने लगा, क्योंकि स्टूडियो में जो वर्कर काम करते थे वो उन फोटोज को लेके उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। एक बार उनके सामने एक ऐसी फोटो आती है जिसमें उस लड़की की यूनिफॉर्म दिख जाती है, जिससे उनको पता चलता है कि ये यूनिफॉर्म तो अजमेर की टॉप मोस्ट स्कूल सोफिया गर्ल्स स्कूल की है। तो वो लोग उस फोटोग्राफ को लेके उस स्कूल के सामने जाते हैं, उस लड़की की पहचान करते हैं। उस लड़की को देख के वो उसे अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास तुम्हारी फोटो है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ऐसा करके वो उस लड़की को ब्लैकमेल करते थे। उसके बाद उन फोटोज की नकल निकलती गई और वो फोटो धीरे धीरे वायरल होती गई। अब जिनके पास भी वो फोटो जाती थी वो सभी उस फोटो को दिखा के उन लड़कियों के साथ गलत काम करते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे और धीरे धीरे ये फोटोज काफी वायरल हो गई। इन सभी से परेशान होकर अजमेर की सोफिया गर्ल्स स्कूल से जब एक के बाद एक 6 लड़कियां आत्महत्या कर लेती है, तब ये मामला सामने खुल के आता है और अजमेर में एक हड़कंप सी मच जाती है। जब एक के बाद एक लगभग 6 लड़कियों की मौत हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है, तो यह घटना पूरे अजमेर में फैल जाती है और उन सभी लोगों को, मतलब तकरीबन लोगों को उस घटना का पूरा पता चल जाता है। उनको यह भी पता होता है कि किसने ये घटना की है और कैसे
ये सब मामला हुआ है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता, इस मामला पे शांत रहता है, क्योंकि जो ये घटना को अंजाम देने वाले थे वो लोग अजमेर के बड़े परिवार से थे, बड़े लोग थे, और जो लोग इस घटना के शिकार हुए वो लड़कियां अजमेर के बड़े व्यापारी या फिर बड़े लोगों की लड़कियां थी, तो वो लोग भी अपनी बदनामी को लेकर इस घटना को छुपा के रखे थे, इस घटना को सामने नहीं आने दिया। और इसकी तीसरी वजह यह भी थी कि जिन लोगों ने ये गलत काम किया था उनमें से अधिकतर मुस्लिम समाज के थे, और जिन लड़कियों के साथ गलत काम हुआ था उनमें से अधिकतर हिंदू लड़कियां थी, तो इसलिए इस बात को लेकर हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो जाता था, तो इस बात के लिए भी इस घटना को शांत रखा गया। तो प्रशासन को इस बात का भी डर था कि अगर ये घटना ज्यादा फैल गई तो अजमेर में हिंदू और मुस्लिमों का झगड़ा हो जाएगा। लेकिन जब ये फोटोज न्यूज़ के संपादक संतोष गुप्ता के पास जाती है तो वो उस समाज से डरे हुए या फिर पुलिस प्रशासन से या फिर उन लोगों से डरे हुए सबके खिलाफ जाते हुए इस घटना को अखबार में छापते हैं। जब पहली बार वो इस घटना को छापते हैं तो कोई लोग इसमें खास दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब कुछ दिनों बाद उन्होंने उस घटना को वापस दोबारा से छापा और इसके साथ उन्होंने इस बार एक फोटो को डाला था जिसमें उस लड़की को और उसके साथ ही जो उसके साथ गलत काम करते थे वो भी उस फोटो में दिखाए गए। जब उस फोटो को वहां पे ब्लर करके छापा गया तब जाके अजमेर में बवाल मच गया। लेकिन फिर भी यह मामला शांति रहा, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ ऐसी घटना घटित हुई थी उनमें से वो लड़कियां बड़े खानदान से थी, वो लोग अपनी बदनामी के डर से सामने नहीं आए। इस घटना के बाद कुछ लोग तो अजमेर छोड़ के भाग गए और कुछ लोगों ने अपनी लड़कियों को घरों में कैद कर लिया। इसके बावजूद जब अखबार में वो खबर छपती है तो 30 लड़कियों की हिम्मत बढ़ती है कि वो लड़कियां सामने आती है गवाही देने के लिए, लेकिन फिर उन लड़कियों को धमकाया जाता है, जिसमें से 18 लड़कियां वापस अपना केस ले लेती है और अब बची 12 लड़कियां। उन 12 लड़कियों में से भी उनको धमकाया जाता है और आखिर करके सिर्फ 2 लड़कियां सामने आती है और वो 2 लड़कियां उन लड़कों की पहचान करती है और पुलिस गिरफ्तार करती है और उनका यह मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में उनकी सुनवाई चलती रहती है। उसके बाद उनमें से कुछ लोग तो आत्महत्या कर लेते, कुछ लोग देश छोड़ के भाग जाते और कुछ लोग अपने आप को पागल घोषित कर लेते। किसी को 10 साल की सजा होती है, किसी को उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन बाद में ये सजा बदलती रहती है, कोर्ट के फैसले आते रहते। और इस केस का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती जो अपने आप को पागल घोषित कर लेता है, उसके बाद उसकी सजा को कम कर दिया जाता है। और इसी केस में पुरुषोत्तम नाम का एक आदमी होता है जो जेल से बेल पे छूट के बाहर आता है, लेकिन लोगों द्वारा उनका अपमान किया जाता है, उनकी बदनामी की जाती है, तो इस बदनामी से डर के वो अपनी आत्महत्या कर लेता है। अगर बात करें 2023 की तो अभी फिलहाल उन लोगों में से एक भी जेल में नहीं है और जिन लड़कियों के साथ ऐसी घटना घटित हुई है उनमें से कई तो दादी नानी बन चुकी है और उन सभी को इस केस के सिलसिले में घर से झूठ बोल के यहाँ पे आना पड़ता है पेशी पे। तो ऐसी घटना इस पूरे मामले में चलती रहती है और ये मामला अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर अभी भी बहस चल रही होती है। अगर इस पूरी घटना में पुलिस अपना ईमानदारी से काम करती तो आज उन सभी महिलाओं को इंसाफ मिल गया होता।